दर्शकों, मैं डॉक्टर केयूर परीख हूँ, चेयरमैन सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट मरेंगो सिम्स हॉस्पिटल। मेरे साथ आज डॉक्टर तेजस्वी पटेल है और डॉक्टर विपुल कपूर बैठे हैं। आज हम एक बहुत कॉमन कंडीशन है, बहुत कॉमन बीमारी है, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, इसके बारे में बोलने वाले हैं। अब हाई ब्लड प्रेशर तो बहुत लोगों में इंडिया में है, पर सीवियर हाई ब्लड प्रेशर यानी बहुत जटिल हाई ब्लड प्रेशर जो इन लोगों में है जो 2 या 3 गोलियां भी लेते हैं और उनके साथ साथ उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है, तो उनके लिए एक बहुत नया इलाज आया है जो इतना बढ़िया इलाज है कि जिसके अंदर वो इलाज से जिनका बहुत हाई ब्लड प्रेशर रहता है वो काफी कंट्रोल में आ जाता है। आई एम डॉक्टर केयूर परीख, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट एंड चेयरमैन ऑफ मरेंगो सिम्स हॉस्पिटल. Along with me is Dr. Tejasvi Patel and Vipul Kapoor. They are also senior cardiologists with me, and we'll be talking about very high blood pressure, not high blood pressure, very high blood pressure where 3 medicines if given and if it is not under control, so then what is the best treatment for that? So we'll talk about that. I'll start with, पहले मैं इंट्रोडक्शन से चालू करवाता हूँ और मेरे साथ डॉक्टर वाचिनी है जो प्रश्न पूछेगी. शी विल आस्क क्वेश्चंस इन हिंदी जिसका हम हिंदी और बीच बीच में इंग्लिश में भी आंसर करेंगे. तो डॉक्टर तेजस पटेल और विपुल कपूर. डॉक्टर तेजस पटेल, आपके बारे में बताइए. नमस्ते मित्रों, मैं डॉक्टर तेजस्वी पटेल सिम्स मरेंगो सिम्स हॉस्पिटल में इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और मैं लास्ट 10 ईयर्स से सिम्स हॉस्पिटल में ग्रुप कार्डियोलॉजिस्ट ग्रुप में कार्यरत हूँ. डॉक्टर विपुल कपूर. नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर विपुल कपूर, सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट मरेंगो सिम्स हॉस्पिटल में पिछले 10 साल से कार्यरत हूँ और इस ग्रुप का भाग हूँ. ये फेसबुक लाइव है, लेकिन इसके अंदर बहुत ज्यादा दर्शक होने के नाते हम थोड़े क्वेश्चंस आंसर कर पाएंगे, बाकी के आप कमेंट में रखना, तो हम आपके कमेंट के आंसर अगले थोड़े दिनों में दे देंगे. तो जैसे हमने बातचीत चालू करी, प्रश्न चालू हो गए हैं, डॉक्टर वाचिनी से शुरू करवाते हैं और वो बीच बीच में हमको प्रश्न देते रहेंगे. साथ साथ में हमारी रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप कमेंट, प्रश्न फेसबुक लाइव में देते रहिए. हम अपने क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं. सबसे पहला सवाल जो है डॉक्टर तेजस पटेल को रहेगा. सर, हमें ये बताइए कि हाइपरटेंशन क्या है और उसकी नॉर्मल रेंज क्या है. ब्लड प्रेशर के बारे में आप पूछना चाहते हैं. आपका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है कि ब्लड प्रेशर क्या है और कितना उसका रेंज होना चाहिए, नॉर्मल रेंज कितनी होनी चाहिए. ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल अपने शरीर का भाग है. अपने शरीर की जो रक्त नलियां होती है उसका जो प्रेशर होता है उसको हम ब्लड प्रेशर बोल सकते हैं. नॉर्मली ये ब्लड प्रेशर 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं. जो ऊपर का ब्लड प्रेशर है जिसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं और नीचे का ब्लड प्रेशर है जिसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं. सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की रेंज 120 से 140 तक रहती है, नॉर्मल रेंज, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रेंज 60 से 90 तक रहती है. अगर आपका ब्लड प्रेशर 140 ऊपर का ब्लड प्रेशर और नीचे का ब्लड प्रेशर 90 से ज्यादा है, तो इट मींस कि आपको हाई ब्लड प्रेशर है और आपको आपके डॉक्टर या कार्डियोलॉजिस्ट से सलाह मशवरा करके उसकी ट्रीटमेंट करवानी चाहिए. ओके, केयूर सर, आपसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि जनरल हाइपरटेंशन की अगर हम बात करते हैं और रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन, ये दोनों टर्म्स में डिफरेंस क्या है. जनरल हाइपरटेंशन, जैसे डॉक्टर तेजस भाई ने बोला, वो हाइपरटेंशन है जो ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है 140 से ऊपर. काफी लोग तो अभी 135 को भी हाइपरटेंशन बोलने लगे हैं. और नीचे का ब्लड प्रेशर 90 से ज्यादा, जो काफी लोग 85 से ऊपर को भी बोल रहे हैं, इसको प्री हाइपरटेंशन भी बोलते हैं, 85 to 90 या 130, 35, 140. रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन ऐसी कंडीशन है जिसमें 2 दवाइयां या
3 दवाइयां देने के बावजूद भी ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है और उसके अंदर अलग अलग कंडीशन आती है। कुदरत से जो ब्लड प्रेशर हाई रहता है उसके बारे में मैं अभी बात करूंगा। दूसरी बीमारियों से ब्लड प्रेशर हाई रहता है, जैसे किडनी की बीमारी आती है या दूसरी कंडीशन की बीमारी आती है, या जो स्त्रियां प्रेग्नेंट होती है डिलीवरी के टाइम, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो रूटीन ब्लड प्रेशर जो उम्र के कारण आता है या भारतीयों में पानी के अंदर क्षार या खुराक के अंदर नमक से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जो 40-45 साल से 60-65 साल में चालू होता है, वही ब्लड प्रेशर में दुनिया में अभी बहुत दवाएं आती है। हंड्रेड्स ऑफ मेडिकेशंस आर अवेलेबल फॉर हाई ब्लड प्रेशर। तो वो दवाई हमें 3 गोलियां लेते हैं, उसके बावजूद भी ब्लड प्रेशर जो तेजस भाई ने बोला 140 और 90 से ज्यादा रहता है, उसको हम रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन बोलते हैं। और वो बहुत खतरनाक चीज है, खास तौर पर वो रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन में जो ब्लड प्रेशर 160, 180 से ऊपर रहने लगता है, नीचे का 100 से ऊपर, वो 3 दवाइयां दिन में लेने के बावजूद भी हाई रहता है, तो उसका आगे इलाज करना आवश्यक है। विपुल सर, आपसे मेरा प्रश्न रहेगा कि जैसे केवल सर ने बताया कि रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन है, तो उसमें दवाइयों की मात्रा जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो अधिक दवाई लेने से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस हैं? देखिए, ये बहुत मूलभूत प्रश्न है और कई सारी इसमें गलत धारणाएं भी हैं पब्लिक के दिमाग में, जहन में। तो बात ये समझना है कि रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन एक खतरनाक साइलेंट किलर है। सो जब हम दवाई के बारे में बात करते हैं तो पहले हमारा जो मनोचिंतन है वो यही होता है कि दवाई से हमें साइड इफेक्ट होगा, लेकिन पहले हम ये नहीं समझते कि बीमारी इटसेल्फ एक इतनी खतरनाक बीमारी है जिसका पहले हमें इफेक्ट देखना है, साइड इफेक्ट बात की बात। तो जब रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन जैसा टर्म यूज होता है, यानी 3 बेसिक बीपी की दवाई लेने के बावजूद अगर आपका बीपी एक लेवल के ऊपर ही रहता है, तो उच्च रक्तचाप से सारे अंगों में परेशानी आ सकती है, चाहे वो दिमाग से लेके अपने पैर के जो अंगूठे हैं वहां तक में कहीं पर भी कोई भी नस फटने से या कहीं पे भी खून की नली में ब्लॉकेज से कहीं पे भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो उससे जो हमारा साइड इफेक्ट जो प्रॉब्लम आएगा, उसके सामने दवाइयों का जो साइड इफेक्ट है वो हम बोलेंगे कि बहुत नेग्लिजिबल है या बहुत ही मिनिमल है। तो जब ऑब्वियसली कोई भी दवाई लेते हैं, एलोपैथिक दवाई हो या चाहे कोई भी दवाई हो, तो कुछ साइड इफेक्ट का ऑब्वियसली प्रोफाइल रहता है। तो जब दवाइयों का लेवल बढ़ेगा तो उनके भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जैसे किसी को एसिडिटी हो रहा है, किसी को सर दर्द होता है, किसी का हो सकता है बीपी ज़्यादा डाउन भी हो जाए। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो होते हैं, पर ये सब क्या है कि मैनेजेबल प्रॉब्लम्स है और ये सबसे कोई पूर्णतया किसी को भी नुकसान नहीं होता है, परमानेंट नुकसान नहीं होता है। लेकिन उसके सामने अगर हम ये बीपी कंट्रोल नहीं करते हैं तो उससे हमको 100% परमानेंट डिसेबिलिटी हो सकती है और हो सकता है कि बीमारी इतनी ज़्यादा तीव्र हो जाए कि हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। तो ये समझना जरूरी है कि एक ये बीमारी खतरनाक है, साइलेंटली शांत पूर्वक हमें कितने साल हमारे अंदर रहती है, उससे हमारे शरीर को काफी नुकसान पहुंच सकता है। महत्वपूर्ण अंग है जैसे दिमाग है, आंखें हैं, हार्ट है, किडनी है, इन सारे अंगों को नुकसान पहुंच सकता है और उसके लिए जो दवाई जरूरी है वो करना बहुत जरूरी है। बजाय इसके कि दवाइयों के कारण होने वाले साइड इफेक्ट से डरते हुए हम दवाई ना लें, वो बड़ा एक अपराध होगा, बजाय इसके कि बीपी को अंदर पनपने दें और उसका ट्रीटमेंट ना करें। तेजस सर, आपसे मेरा ये प्रश्न रहेगा कि जैसे विपुल सर ने बताया कि रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन में हम मेडिसिन लेते हैं, पर उसके साथ साथ हाइपरटेंशन इटसेल्फ गिविंग सो मेनी कॉम्प्लिकेशन, तो अगर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की हम बात करें तो वो कौन सी रहेगी? सो ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट में बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिसको हम ब्लड प्रेशर के लिए ट्रीटमेंट के लिए यूजुअली ऐसा बोलते हैं कि अगर वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या फिर उसके बावजूद भी ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है तो वो कुछ दवाइयाँ आपको लाइफ लॉन्ग चालू रखनी चाहिए। अनलेस कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ जाता है या तो फिर दवाई की बहुत सीरियस साइड इफेक्ट्स होती है, इन दैट केस ओनली आपके कार्डियोलॉजिस्ट अगर सजेस्ट करते हैं, इन दैट केस ओनली यू शुड स्टॉप द मेडिकेशंस। अदरवाइज उसकी जो बेसिक दवाइयाँ हैं वो आपको रेगुलर चालू रखनी चाहिए और ब्लड प्रेशर का रेगुलर चेकअप करवाते रहना चाहिए। केवल सर, हमने बात की मेडिसिनल ट्रीटमेंट फॉर द रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन, पर अभी हम बात करेंगे आरडीएन के बारे में, रीनल डिनर्वेशन थेरेपी के बारे में, तो उसके बारे में आप हमें बताइए। दर्शकों,
अगली 10 मिनट हमने हाइपरटेंशन की करी, हाई ब्लड प्रेशर की। अभी ये बहुत ध्यान से सुनो, RDN, R यानी रीनल, रीनल यानी किडनी, अंग्रेजी या लैटिन शब्द है रीनल। D यानी डीनर्वेशन, यानी ज्ञान तंतु को निकाल देना। तो RDN रीनल डीनर्वेशन थेरेपी, काफी लंबा शब्द है, काफी अटपटा शब्द है। तो RDN जो बोलते हैं वो काफी सैकड़ों सालों पहले देखा था कि हाई ब्लड प्रेशर किडनी के साथ संबंधित है। किडनी जो होती है, हमारी 2 किडनियां, वो हमारे मगज के साथ ज्ञान तंतु से कनेक्ट होती है, नर्व से। तो ये नर्व्स और किडनी का जो कनेक्शन है बहुत सालों से हमको मालूम था। हमको ये नहीं मालूम था कि वो हाई ब्लड प्रेशर के साथ उसका संबंध होने के बावजूद हमको ये मालूम नहीं था कि इसकी जानकारी कैसे उपयोग में ले पाए। तो आज से 15-20 साल पहले वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, उन लोगों ने देखा कि किडनी के अंदर ज्ञान तंतु को, प्राणियों में वो ज्ञान तंतु काट डालो ऑपरेशन करके, तो वो प्राणी का हाई ब्लड प्रेशर था वो कंट्रोल में आ जाता है। वो देखकर संशोधनों ने ऐसी एक इलाज, ऐसी एक तरकीब सोची। जैसे आपको एंजियोप्लास्टी मालूम है, हम लोगों ने तीनों ने हजारों सैकड़ों एंजियोप्लास्टी करी है। पर एंजियोप्लास्टी जब नाम सुनते हैं या स्टेंट, तो हमको दिल की याद आ जाती है कि हार्ट की नलियों में करते हैं। तो ये किडनी की नली के अंदर जाकर ज्ञान तंतु को रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव से, रेडियो आप सुनते हैं ना, तो रेडियो के वेव्स आते हैं, तो ऐसे मशीन के अंदर बिना हानि ऐसे वेव्स किडनी के नली में डालकर ये किडनी के ज्ञान तंतु बोलो या नर्व्स को हम बहुत बारीकता से कमजोर बना देते हैं। अब ये ज्ञान तंतु का कोई उपयोग ही नहीं है, सिर्फ एक ही उपयोग ये था कि वो मगज में कनेक्ट करके ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए अवरुद्ध रूप रहते थे। तो ये ज्ञान तंतु को रेडियो फ्रिक्वेंसी से कंट्रोल करने की टेक्निक आज से 15 साल पहले हुई। आज से 10 साल पहले सिम्स हॉस्पिटल, आज हम मरेंगो सिम्स हॉस्पिटल जो बोलते हैं, वहां हम लोगों ने इंडिया के सर्वप्रथम 4 दर्दी में ये टेक्निक यूज करी, जिसका रिजल्ट बहुत शानदार आया, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ गया। वो मेट्रोनिक कंपनी ने वो कैथेटर बाद में विड्रॉ करके, इतने सालों बाद बहुत ज्यादा रिसर्च करके नई कैथेटर लाकर, ये कैथेटर हम पैर में से डालकर किडनी की नली में जैसे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी करते हैं, और जिसकी हम वीडियो भी आपको बताएंगे हमारे केस की, साथ साथ में हम आपको फोटोग्राफ्स भी बताएंगे। ये RDN टेक्नोलॉजी में वो कैथेटर बहुत आसानी से, खास कोई तकलीफ भी ना, कोई कॉम्प्लिकेशन भी ना, हम डालकर ये रेडियो फ्रीक्वेंसी देकर ये ज्ञान तंतु को जो हम कमजोर बना देते हैं, तो उससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आने लगता है। वो RDN थेरेपी कहलाती है। तो जिसके बारे में आज का फेसबुक लाइव शो, उसको इम्पोर्टेंस, उसकी महत्वता बताने के लिए कर रहे हैं। ठीक है विपुल सर, जैसे केव सर ने बताया कि RDN कैथेटर जो है, वो पहले जो कैथेटर यूज होता था और अभी जो कैथेटर यूज हो रहा है, उन दोनों में डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस क्या है, अगर आप रिपीट भी कर सकते हो क्वेश्चन लाउडली, सो इफ एनीबडी मिसेस द क्वेश्चन। जो मैंने बताया कि 10 साल पहले की कैथेटर और अभी की कैथेटर में क्या फर्क है, और ये क्यों बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो हम सर्वप्रथम गुजरात में और भारत भर में सर्वप्रथम माने एक इम्पोर्टेंट हॉस्पिटल में हमने ये किया है। तो आप बता सकते हो। तो जो प्रश्न है वो ये है कि ये कैथेटर पुराने कैथेटर से अलग कैसे है और किस तरह ज़्यादा असरकारक है।
तो जब इन्होंने पहले जब ये टेक्निक आई थी, तो ये टेक्निक में जो कैथेटर था 15 साल पहले का, तो वो जो था एक स्ट्रेट कैथेटर था, जो कुछ पॉइंट्स पे, जैसे सर ने बताया, तो हम लोग जो है वो ज्ञान तंतुओं को वो कैथेटर में द्वारा रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स के द्वारा बर्न करते हैं। तो क्या होता है, जब कैथेटर सीधा सीधा नली जैसा है तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होते हैं। हम लोग जब जाते हैं तो हम लोग जो है एक्सरे मशीन के द्वारा देखते हैं, तो हमारे पास जो होता है वो 2 डायमेंशनल इमेज होता है। तो जब अब कैथेटर जाता है तो वो कांटेक्ट पॉइंट, जिस पॉइंट पे कांटेक्ट में आएगा, सिर्फ उस जगह पे वो उसको बर्न कर सकता था, वो वेव्स के द्वारा, तरंगों के द्वारा। तो इसके कारण से इसकी इफेक्टिवनेस जो थी उस समय में, जो उस टेक्नोलॉजी उस जमाने में भी पाथ ब्रेकिंग थी, और आज के टाइम में तो उससे भी ज्यादा पाथ ब्रेकिंग है। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हम हर चीज में देख रहे हैं, हर क्षेत्र में देख रहे हैं। उसी तरह तब ये कैथेटर की जो इफेक्टिवनेस आई थी तो थोड़ी एफिकेशियस नहीं थी, और इसके कारण इसको विड्रॉ कर लिया गया। इस पे वापस संशोधन हुआ, इस पे और ट्रायल्स कंडक्ट किए गए, और हजारों पेशेंट, लाखों पेशेंटों पे जब ये ट्रायल सक्सेसफुल हुए, तब जाके ये नया कैथेटर फिर से मार्केट में रीलॉन्च किया गया उसी कंपनी द्वारा। तो जो फर्क वो ये है कि अब जो कैथेटर है वो स्पाइरल शेप में है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि वो इस तरह से कर्वेचर वाला है, जो सीधा साधा नहीं है, सीधा कैथेटर नहीं है। तो वो चूंकि उसके अंदर मल्टीपल ऐसे वेवफॉर्म्स जैसा है, स्पाइरल कैथेटर कहते हैं उसको, तो उसमें एक मल्टीपल टच पॉइंट्स है। तो वो जो है 4 पॉइंट, उसमें 4 इलेक्ट्रोड्स का समावेश है। तो वो हर इलेक्ट्रोड जो है वो डिफरेंट लोकेशन पे है। सो आप एक पॉइंट, एक साथ में आप 4 इलेक्ट्रोड्स को आप 4 जगहों पे टच कर सकते हैं। इसका मतलब, क्योंकि ज्ञान तंतु सिर्फ एक साइड पे तो नली पे होते नहीं है, वो चारों दिशाओं में फैले हुए हैं। तो एक साथ आप मल्टीपल पॉइंट्स के ऊपर आप उसको तरंगों द्वारा बर्न कर सकते हैं। इसका मतलब कि आपकी इफेक्टिवनेस और आपकी जो सेफ्टी है, यानी कि जो आप हीट जनरेट कर रहे हैं, थर्मल एनर्जी, वो कंट्रोल्ड वे में आप फैशन में उसको बर्न कर सकते हैं। यानी इफेक्टिवनेस भी बढ़ गई, सेफ्टी भी बढ़ गई, और प्लस इसका जो कंट्रोल है वो एआई द्वारा अब कंसोल के अंदर आप बाहर से ही कंट्रोल कर सकते हैं। सो आप देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का एक जो जंप आया है वो नवीनतम टेक्नोलॉजी के समावेश से आया है, यानी कि एआई बेस्ड ये कैथेटर का शेप बदला गया, यानी हार्डवेयर बदला, सॉफ्टवेयर बदला, और प्लस अल्टीमेटली पेशेंट आउटकम्स में इसमें बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिलेगा। और वो हम ऑलरेडी देखना शुरू कर चुके हैं। जो हमने अभी जो पेशेंट किया है हाल में, उसमें ऑलरेडी हम इफेक्टिवनेस देख रहे हैं कि कुछ ही महीनों में हमको फर्क दिखना शुरू हो जाता है। तेजस सर, हम बात करेंगे आरडीएन प्रोसीजर के बारे में। तो प्रोसीजर कितने समय तक चलती है और डिस्चार्ज कब होता है पेशेंट को? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आरडीएन प्रोसीजर कितना टाइम तक चलती है और उसके बाद पेशेंट को कब डिस्चार्ज कर सकते हैं? जैसे केरू भाई ने भी बोला कि एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी जो हम करते हैं, काफी लोगों ने एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी करवाई। इट इज वेरी कॉमन नाउ, कॉमन वर्ड्स एंड कॉमन प्रोसीजर नाउ, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट। सो एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी में हम नेक्स्ट डे पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग एक छोटी सी ट्यूब के माध्यम से पूरा प्रोसीजर करते हैं। पेशेंट को एनेस्थेशिया देने की भी जरूरत नहीं होती है, कुछ सर्जिकल कट या कोई सर्जिकल प्रोसीजर नहीं होती है, सिर्फ लोकल एनेस्थेशिया देते हैं ताकि वहां पे पेन ना हो पैर की जगह पे, और वहां से हम छोटी सी ट्यूब डाल के पूरा प्रोसीजर करते हैं। सो बेसिकली ये जो प्रोसीजर है वो एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की प्रोसीजर की तरह ही है। इसमें कोई ज्यादा सर्जरी या एनेस्थेशिया की आवश्यकता नहीं रहती है। पेशेंट पूरे सभान अवस्था में रहता है पूरी प्रोसीजर के दरमियान। सो ये प्रोसीजर में क्विक रिकवरी आता है, पेशेंट को तुरंत ही रिकवरी, प्रोसीजर के बाद पेशेंट की रिकवर हो जाता है और पेशेंट को नेक्स्ट डे भी डिस्चार्ज कर सकते हैं। सो इट इज अ मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर, जिसमें बहुत ही कम प्रोसीजर में पेशेंट को कट वगैरह, एनेस्थेशिया जरूरत नहीं पड़ती और कट भी नहीं लगता है। और करीबन ये प्रोसीजर 1.5 से 2 घंटे के आसपास लगती है, क्योंकि हमको जो किडनी की जो नस है, किडनी की जो ट्यूब के आजू बाजू जो नस है, जो नर्व्स है, उसको हम लोग अलग अलग जगह पे जाके रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन देते हैं। सो पूरा प्रोसीजर करीबन 1 से 2 घंटे में खत्म हो जाता है। केवल सर, ये बताइए कि फॉर आरडीएन प्रोसीजर व्हाई समवन हैव टू चूज मैरिको सिम्स हॉस्पिटल? आपका प्रश्न है कि भी मरेंगो सिम्स में क्यों ये करवाना चाहिए, तो वो बहुत आसान जवाब है। हम लोगों ने 10 साल से इसके अंदर पेशेंट किए हैं, 10 साल पहले भी किए थे, आज भी किए हैं। टीम अप्रोच है, जैसे आप देख रहे हैं मेरे साथ जो केस हमने किया था, तेजस पटेल इधर बैठे मेरे साथ और विपुल कपूर। तो
ये कोई भी प्रोसीजर जब आती है तो देख लेना चाहिए कि डॉक्टर्स का अनुभव एक्सपीरियंस है, इन लोगों ने केस किया है। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ बिल्कुल कि आप किधर भी करवाएंगे ये प्रोसीजर हो सकती है। निश्चिंतित रहकर भी अपने कोई अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाकर करवा सकते हो, जिसका अनुभव है या पहली बार भी करते हैं। तो ये प्रोसीजर के अंदर कंपनी के सपोर्ट बहुत रहता है। तो मैं उसमें भी बहुत बताऊंगा, ये प्रोसीजर लंबी है थोड़ी, लेकिन ऐसी प्रोसीजर नहीं है कि दूसरे कार्डियोलॉजिस्ट नहीं कर पाएंगे। मैं विश्वास पूर्वक बोल सकता हूँ कि आपको ये प्रोसीजर जरूरत है तो पहले इसके बारे में आपके डॉक्टर से चर्चा करनी चाहिए। उसके बाद आपके डॉक्टर या कार्डियोलॉजिस्ट से डिस्कस करना चाहिए, और वो विश्वास से करने की बात बताए तो बिल्कुल आप वहाँ करवा सकते हो। ओके, विपुल सर ये बताइए कि आरडीएन प्रोसीजर के बाद कौन कौन से बेनिफिट्स रहते हैं फॉर द फ्यूचर प्रोग्नोसिस एंड इफ एनी कॉम्प्लिकेशन, तो वो क्या क्या है? तो प्रश्न है कि आरडीएन के बाद क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं और क्या फायदे रह सकते हैं। तो सबसे पहला फायदा, जब हम ये प्रोसीजर कर रहे हैं तो जो हमारा ध्येय है वो यही है कि पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर या रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन से निजात दिलाना है। तो वो जब ये प्रोसीजर उतना सक्षम है कि वो आपकी नसों को डीनर्वेट कर सकता है, यानी कि उनको इनेक्टिव कर सकता है, तो ऑब्वियसली जो ध्येय हमारा मन में है वो हमें मिलता है, यानी कि आपका ब्लड प्रेशर एक लेवल के नीचे कंट्रोल में, जो हमने टारगेट्स बताए उसके कंट्रोल में आ जाता है। तो इससे पेशेंट को यही फायदा होगा कि जो नुकसान हाई ब्लड प्रेशर से उसको हो सकता था, उससे हम लोग उसको रिलीफ, उसको निजात दे सकते हैं। आपकी दवाइयां जो है, जो आप आज मान लीजिए 4, 5, 6 दवाइयां खा रहे हैं बीपी की हैं, तो नॉर्मली जो 1 या 2 में कंट्रोल हो जाता है, तो आपकी नंबर ऑफ दवाई कम आ सकती है, और नॉट ओनली दैट आपकी दवाइयों का डोज भी कम हो सकता है। तो ये तो हो गए सबसे बड़े फायदे, यानी कि बीपी कंट्रोल आ गया, आपकी दवाइयां कम हो गई, आपका खर्चा कम हो गया, तो इवेंचुअली आपको ये फायदा हो रहा है। प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट जो बीपी से होने वाले साइड इफेक्ट्स है, जो परमानेंट डिसेबिलिटी है, मोर्टेलिटी है, यानी कि आपका जान जाने का जो खतरा था, उसको हम 100% इससे कंट्रोल में कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस अगर आप देखें तो कोई भी प्रोसीजर जब हम करते हैं तो वो जो मिनिमम कॉम्प्लिकेशंस, एक एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी जो हमारे बेसिक प्रोसीजर्स में हम समझाते हैं, वही कॉम्प्लिकेशंस इसमें भी हो सकते हैं। कि भाई आपने एंजियोग्राफी करी तो एक सुई डाली, तो जो एक सुई का खतरा है छोटा सा, चाहे वहां पे कोई लोकल खतरा हो या अंदरूनी प्रोसीजर रिलेटेड कोई खतरा होने का चांस बहुत कम है। जैसे मैंने बताया एआई कंट्रोल्ड है, तो जहां पे भी टेम्परेचर बढ़ेगा वो कट ऑफ कर देगा। तो देयरफॉर प्रोसीजर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस मैं बताऊंगा कि लेस देन 1% है, यानी कि कोई भी प्रोसीजर का अगर हम मापदंड, अगर एफडी अप्रूव कर रहा है कोई प्रोसीजर को, यानी कि दुनिया की श्रेष्ठ मेडिकल बॉडी जब सपोर्ट करती है या उसको अप्रूव करती है, तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस को ध्यान रख के ही करती है। सो ये मान के चले कि ये निश्चिंत होके कि ये काफी सेफ प्रोसीजर है। 1% जो स्टैंडर्ड यूनिवर्सल कॉम्प्लिकेशन रेट है, उतना ही ये प्रोसीजर का कॉम्प्लिकेशन है। अदरवाइज और कोई मेजर कॉम्प्लिकेशंस इसमें होने के चांस बहुत कम है। तेजस सर ये बताइए कि प्रोसीजर की अगर कॉस्ट की बात करें तो समवन कैन अफोर्ड इट, इज अफोर्डेबल टू एवरीवन? सो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली इंडिया में, क्योंकि हर एक चीज का कॉस्ट होता है। लाइक वी हैव टू नो अबाउट द कॉस्ट और उसके बेनिफिट, जैसे विपुल भाई ने भी बात किया। सो आरडीएन प्रोसीजर का करीबन कॉस्ट 9 से 10 लाख के आसपास होता है, क्योंकि उसका जो कैथेटर आता है, टेक्नोलॉजी इटसेल्फ इज कॉस्टिंग 7 to 8 lakhs, और बाकी का जो कॉस्ट होता है वो प्रोसीजरल चार्ज और हॉस्पिटल का चार्ज रहता है। लेकिन अगर आप देखें कि अगर कोई व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर है, रेजिस्टेंट ब्लड प्रेशर है, उसकी वजह से उसको बहुत सारी दवाइयां लेनी पड़ती है, उसका खर्चा अगर आप देखें जो लंबे टाइम तक लेनी पड़ती है। दूसरा कि जो हाई ब्लड प्रेशर है उसकी वजह से उसको जो कॉम्प्लिकेशंस होने के रिस्क है, जैसे हार्ट अटैक, स्ट्रोक, लकवा, किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है, पैर का प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये सब चीजों की ट्रीटमेंट की जो कॉस्ट है वो सब अगर आप मिला हो तो उसकी कंपैरिजन में ये कॉस्ट बहुत ही कम, मैं बोलूंगा कि मान सकते हैं, क्योंकि इट इज अ वन टाइम प्रोसीजर। मेजोरिटी ऑफ द पेशेंट्स में इट इज अ वन टाइम प्रोसीजर, और वो करने से आपका ब्लड प्रेशर अगर अच्छा कंट्रोल में रहता है, अगर आपकी पील बर्डन कम हो जाती है, कम दवाइयां लेनी पड़ती है, दवाई का साइड इफेक्ट्स नहीं होता है, और ब्लड प्रेशर का कॉम्प्लिकेशंस अगर कम हो जाता है, तो ये प्रोसीजर इट इज वर्थ टू डू इट, और इसकी कॉस्ट, इसकी कंपैरिजन में मैं बोलूंगा कि इट इज वेरी वेरी रीजनेबल।
केवल सर आरडीएन प्रोसीजर इज अ वन टाइम सॉल्यूशन या फिर उसको दोबारा करवाने की भी जरूरत कभी फ्यूचर में रहती है? आरडीएन रीनल डिनर्वेशन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अभी तो उसको वन टाइम प्रोसीजर ही मानते हैं। एक बार करने से काफी महीनों सालों तक ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहने लगता है। आगे जाते हुए दोबारा करनी भी पड़े तो उसमें एक्स्ट्रा जोखिम नहीं है, क्योंकि जैसे डॉक्टर विपुल कपूर ने बताया कि पहली बार भी ये बहुत कम रिस्क वाली प्रोसीजर है। 1% रिस्क बोलते वो भी छोटे मोटे कॉम्प्लिकेशन की भी है, ज्यादा रिस्क इसमें नहीं है। लेकिन अभी हम ऐसा मानेंगे कि इट इज वन टाइम प्रोसीजर। हमारा जो एक्सपीरियंस है इतने पेशेंटों में, रिजल्ट्स हैव बीन वेरी गुड। काफी अच्छा रिजल्ट आया है, जिनकी बीपी कंट्रोल में आ गया, दवाइयाँ कम हो गई, जिसके जरिए आगे जाते हुए दूसरे कॉम्प्लिकेशन भी कम हो जाएंगे। तो अभी हम मानेंगे कि वन टाइम प्रोसीजर है, लेकिन मान लो 3, 4, 5 साल अच्छा रहा, उसके बाद ब्लड प्रेशर फिर से बढ़ने लगा, तो पहली बार किया हुआ केस दोबारा कर सकते हैं, नहीं कर सकते ऐसा नहीं है। इसके बारे में अभी भी संशोधन चल रही है कि लंबे समय पर कितने टाइम हम कर सकेंगे, जो 10-1 साल के अंदर 5 साल में हमारे पास उसका जवाब आ सकता है। ठीक है। मेरा ये भी बताऊं दर्शकों को कि जैसे डॉक्टर तेजस ने बताया कि 8-9 लाख 10 लाख तक खर्चा आ सकता है। ये भी बताओ कि आज इंश्योरेंस कंपनी भी आपके पास है तो वो कवर करती है, क्योंकि ये कैथेटर भारत में मंजूर है, अप्रूवल है। यूएस एफडीए, अमेरिका और यूरोप में भी अप्रूवल है। तो वो एक वैज्ञानिक चीज है जिसके अंदर बहुत साबिती आने के बाद, जैसे मैंने बताया कि हमने 10 साल पहले भी ये इस्तेमाल किया था, तो जिम्मेदारी से अभी 1 से ज्यादा कंपनी ने ये कैथेटर काढ़ी है, तो इंश्योरेंस भी कवर करती है, जिसके कारण जिनके पास इंश्योरेंस है तो वो भी खर्चे में मददरूप हो सकता है। मेरा आखिरी सवाल सर आपसे रहेगा विपुल सर, कि हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट की बात करें, पर अगर एक होलिस्टिक अप्रोच की बात करें तो आरडीएन प्रोसीजर के अलावा क्या क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो है वो आवश्यक? देखिए, कुछ बेसिक चीज़ें लाइफ में हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। जब हम बात करते हैं कि टेक्नोलॉजिकल एडवांस भी हुआ है, तो भी टेक्नोलॉजी कभी भी मूलभूत केयर को कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकती। तो ये प्रश्न इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि आज के ज़माने में हम लोग कई चीज़ें को नॉर्मल नज़रअंदाज करके हमेशा एक्सोटिक चीज़ों की बातें करते हैं, लेकिन जो हमें ध्यान रखना है वो हमारी जीवन शैली तो सबसे पहले आएगी ही आएगी। कोई भी थेरेपी, कोई भी मेडिसिन कभी भी जीवन शैली के बदलाव को रिप्लेस नहीं कर सकती। ये सब चीज़ें मान के ही जब हम बात करते हैं आरडीएन थेरेपी, मेडिसिन, ये सब मान के ही चलते हैं कि ये सब साथ में ही जाएगा। जब समन्वय आएगा तो सबका साथ में ही एक के बाद एक स्टेप अप्रोच, एक ये कर लिया तो वो नहीं करना, ऐसा नहीं होता है। तो जब हमें स्टार्ट करना है तो ऑब्वियसली जीवन शैली के बदलाव से करना है, जिसमें आपका आपका एक जीवन बहुत जरूरी है, यानी एक बैलेंस आपको निर्धारित करना है जीवन में, जिससे जो आपके खाने पीने से, खान पान यानी कि डाइट से रिलेटेड है, आपकी लाइफस्टाइल यानी कि एक्सरसाइज, वर्जिश, कसरत से रिलेटेड है, एक दिनचर्या जो आपकी है उसको आपको एस्टैब्लिश करना है। सही समय पे जागना है, खाना है, सोना है, उस हिसाब से आपको काम करना है, वर्जिश करनी है, और उसी हिसाब से आपको क्या खाना है, कितने समय पे कितना खाना है, वो सब बहुत जरूरी है। जब आप ये सब कर लेते हैं, उसके बावजूद अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आता है तो आप दवाइयों से शुरुआत करते हैं। आप 1 देते हैं, 2 देते हैं, 3 देते हैं, और फिर जब आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आता एक लेवल पे और आपको कॉम्प्लिकेशंस होने शुरू होते हैं या अंदेशा होता है कि अब आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है या आ सकती है, तब जाके फिर ये आरडीएन थेरेपी का हम लोग समावेश करते हैं, जहां पे ये अल्टीमेट सॉर्ट ऑफ थेरेपी आज के जमाने में हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, रेजिस्टेंट ब्लड प्रेशर के लिए एस्टैब्लिश हो चुकी है। ये करने के बाद भी आप ये नहीं है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को छोड़ देंगे, जीवन शैली जो आपने स्वस्थ बनाई है वो चलती रहेगी, मेडिसिन आपको जो मिनिमम लेवल पे आपको लेनी है वो लेते रहना है, और फिर आपको अपने हिसाब से आगे जीवन बढ़ाना है। और फिर देखेंगे भविष्य में अगर कभी फिर से करने का जरूरत पड़ेगा तो ये ऑब्वियसली ये थेरेपीज और शायद इससे आगे वाली थेरेपी भी कुछ अवेलेबल हो सके। लेकिन बेसिक लाइफस्टाइल मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इन सब के क्रक्स पे या सेंटर में या कोर में उसका समावेश है, और उसको हमें कभी भूलना नहीं। ठीक है केवल सर, एट लास्ट एनी मैसेज फ्रॉम योर साइड? हाँ, मैं 2-3 चीज बताऊंगा।
जैसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, स्वास्थ्य सुधारना, वो तो हर एक की जिम्मेदारी है, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर और खास तौर पर भारतीयों में हाई ब्लड प्रेशर की मात्रा दुनिया से ज्यादा है। वो वंश से भी है, जेनेटिक है, हमको मालूम नहीं है। जैसे ओवरवेट पेशेंट आते हैं भारे शरीर वाले, वो भी अभी हम जान रहे हैं कि वो वंश से है, जेनेटिक मेटाबॉलिज्म है। तो पहले तो मैं आपको बता दूंगा कि हाई ब्लड प्रेशर का दोष लाइफस्टाइल भी नहीं है, जेनेटिक है, वंश से, पानी में भी क्षार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दूसरा मैं आपको ये समझाऊंगा कि हाई ब्लड प्रेशर में आज 3 गोली लेने के बावजूद हाई ब्लड प्रेशर रहेगा, और जो भी ज्यादा रहेगा तो आरडीएन का रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। लेकिन साथ साथ में आप 4 गोली का इस्तेमाल कर सकते हैं, 5 गोली का भी कर सकते हैं। वो आप और आपके डॉक्टर के साथ वार्तालाप के बाद डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन आप इंटरनेट में जाकर, गूगल में जाकर लिखना हाई ब्लड प्रेशर और आरडीएन, तो उसमें भी आपको बहुत जानकारी मिल सकती है। इमेजेस में जाएंगे, जैसे आज हमारे वार्तालाप में आपने काफी इमेजेस देखे बैकग्राउंड में, और जो वीडियो हम दिखा रहे हैं, तो वो सब आपको ज्ञान में मिलेगी। जैसे आज से थोड़े साल पहले, 20 साल 25 साल पहले, नलियों हार्ट की जब बंद रहती थी तो हम दवा से चलवाते थे, या हमको कहना चाहता था कि आप आराम करो। फिर बाईपास ऑपरेशन आया आज से 30-40 साल पहले, एंजियोप्लास्टी आई, तो शुरुआत में काफी लोग बोलते थे क्या जरूर है। हम लोग ऐसा मानते हैं कि आरडीएन टेक्नोलॉजी भी हाई ब्लड प्रेशर में बहुत महत्वपूर्ण भाग रहेगी, जिसके अंदर जितने पहले आरडीएन थेरेपी हम देंगे ये रेजिस्टेंट हाई ब्लड प्रेशर वाले में, तो उसको बहुत अच्छा रहेगा। जैसे आप हमारे एक पेशेंट की वार्तालाप सुनेंगे तो इट इज वेरी सेटिस्फाइंग, बहुत संतोषकारक रिजल्ट आता है। लेकिन साथ में ये भी बताना पड़ेगा कि ये थेरेपी में ये थेरेपी लेने से पहले, ये ट्रीटमेंट लेने से पहले जिम्मेदारी से आपकी दवा आपको लेनी पड़ेगी। दवा का डोज देखकर लेना पड़ेगा कि वो सही डोज है कि नहीं है, और अपने डॉक्टर के साथ वार्तालाप करने के बाद उसकी एडवाइस के मुताबिक पहले आपको ये करना ही पड़ेगा। लेकिन ये जानकारी हम क्यों दे रहे हैं कि कभी कभी ये करने के बावजूद भी आपका हाई ब्लड प्रेशर रहे, तो आप आरडीएन थेरेपी के बारे में अपने डॉक्टर से, रेगुलर इंटर्निस्ट फिजिशियन से बात कर सकते हैं, या तो नेट पर जाकर उसके बारे में ज्यादा जानकारी ले सकते हो। तो नमस्कार दर्शकों, बहुत अच्छा हुआ ये फेसबुक लाइव में, काफी और कमेंट्स भी आ रही है लाइव में, जिसका हम आज समय के अभाव से आंसर नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप एक वीडियो देखेंगे, उसमें आपको काफी जानकारी मिल जाएंगी, और बाकी के कमेंट्स हम फेसबुक से या अलग माध्यम से आपको ट्राई करेंगे, प्रयत्न करेंगे उसका आंसर करने का। धन्यवाद।